हेलो एवरीवन, इट्स मी अरविंद पटेल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कार्यशाला। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ हमको डिस्कस करना है। एक्चुअल में जो कूलम्ब्स लॉ है ये दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये लॉ है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 एक है Q2, ये दोनों चार्ज है ना अट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को और रिपेल भी कर सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि चार्जेस का नेचर क्या है। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। ये बात हमको पता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, उस फोर्स को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम किस टाइप से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ की हेल्प लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम लोग उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम्ब एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, इस फॉर्मूले को बनाया था। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था टॉर्सनल बैलेंस से रिलेटेड। टॉर्सनल बैलेंस की हेल्प से इन्होंने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया और उसको कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। इन्होंने बताया कि अगर कोई दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एंड ये फोर्स इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर दो पॉइंट हमारे सामने हैं। पहला पॉइंट है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यहां पर ये चार्जेस का हम लोग यहां पर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है ना। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट्स हमारे सामने हैं और ये जो फोर्स अप्लाई होगा, इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। इससे जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो ये यहां पर आएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है, तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं K, Q1 Q2 अपॉन r²। यहां ये जो K है, इस K को यहां पर इस K को बोला जाएगा कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर सिंपली इसे आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो कि हमको कहां पे मिलता है, कूलम्ब्स लॉ के इस फॉर्मूले में मिलता है। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया ये कूलम्ब्स लॉ है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि ये आया कहां से, मतलब कूलम्ब ने ऐसा किस तरीके से सोचा होगा कि ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप हमेशा एक बात याद रखें, जब भी ऐसा कहीं पे होगा, कोई भी चीज अगर इस तरह से है कि वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है ना, कोई भी क्वांटिटी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो अगर कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ऐसे लॉ को, जो भी लॉ ऐसा होता है जिसमें ये बात बोली जाती है, ऐसे लॉ को बोला जाता है, उसका एक नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ऐसे लॉ को बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये जो लॉ आपके सामने है, कूलम्ब्स लॉ जो आपके सामने है, ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो ऐसा ही इनवर्स स्क्वायर लॉ आप लोग ऑलरेडी एक जगह और देख चुके हैं, है ना, 11th क्लास में, जहां पर कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल, है ना, अगर आपने, है ना,
11th क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला। और आपने देखा होगा कि वहां पर हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो भी इसी टाइप का आपको दिखाई देता है, लेकिन वो जो लॉ होता है ग्रेविटेशनल लॉ, वो दो मासेस के बीच में होता है ना। अगर आपके पास टू मासेस है m1 m2 और उनके बीच में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो भी तो इसी टाइप से दिखाई देता था ना, इसी टाइप का होता था। प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आपने वहां पर देखा हुआ है, वहां पर भी हम इसी टाइप से इसे कंबाइन करते थे, है ना। वहां पर भी इसी टाइप से आप इसे लिखते थे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इससे क्या मिलता था हमको, इससे हमें फोर्स मिलता था बिटवीन टू मासेस, जिसको हम बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ नोट करनी होगी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ही तरह कूलम ने इस फोर्स को रिप्रेजेंट किया है, देख सकते हैं आप, है ना। ये दोनों में सिमिलरिटी है कि यहाँ पर भी ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे चल के हम ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स लॉ को कंपेयर भी करेंगे, है ना। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तब हम इसे कंपेयर करेंगे। बट मैं अभी आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पर एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि जो कूलम्स लॉ है ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन का, उसका एनालॉजी है। मींस आप देख सकते हैं दोनों में सिमिलरिटीज हैं, बस डिफरेंस ये है वहां पर फोर्स मासेस के बीच में होता था, यहाँ जो फोर्स होता है वो चार्जेस के बीच में होता है। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टू मासेस के बीच में, वो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, does not depend on the medium between two masses। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक कि आपकी ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो पा रही होगी आपको कि जो भी टू मासेस हैं उन टू मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि दो मासेस अगर आपके m1 m2 टू मासेस हैं, अगर ये दोनों मासेस आपके पास में हैं और ये दोनों एयर में रखे हैं तब इनके बीच जो फोर्स होगा, अगर यही दो मासेस वाटर में रखे हैं तब जो फोर्स होगा, यही दो मासेस किसी और मीडियम में रखे हैं तब जो फोर्स होगा। तो ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, सब जगह फोर्स एक जैसा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है कैपिटल जी, वो है ना सभी मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। लेकिन कूलम ने यहाँ पर देखा कि ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ ऐसा नहीं है, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका जो कांस्टेंट आता है कैपिटल जी, जिसे आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, हमेशा, इसीलिए उसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसीलिए है क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होता, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। और ये मीडियम पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मीडियम के चेंज होने पर, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, सपोज एक Q1 है Q2 है, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, एयर है, ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो अलग होगा, उसकी कुछ वैल्यू अलग आ रही होगी। इन्हीं दो चार्जेस को, है ना, इन्हीं दो चार्जेस को आप ले जा करके सेम डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर एयर में रखे थे उतनी ही डिस्टेंस पर अगर आप ले जा करके वाटर में रख दें, तो वाटर में इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डिफरेंट होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, जो कूलम्स के लॉ से फाइंड आउट किया जा सकता है, ये फोर्स डिपेंड करेगा मीडियम पर। लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। तो कूलम ने इसके लिए जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू को कूलम ने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर
ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इस एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। इसकी वैल्यू यूनिट हो जाएगी आपके पास में कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट इसकी कहां से आती है, कैसे बनती है, परमिटिविटी क्या होती है, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहां पर देखते हैं कि के की जो वैल्यू है वो है हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, अगर इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर यहां पर रखी जाए और पाई की वैल्यू यहां पर 3.14 जब हम रखेंगे तो के की वैल्यू हमारे सामने आ रही होगी 9 इंटू 10⁻9। तो यहां पर जो के की वैल्यू आ रही होगी हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। ओके, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वहां पर हम देखेंगे कि इस के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आ रही है। यूनिट कैसे बना पा रहे हो आप इसकी, तो यूनिट बनाने के लिए आप इस r को इधर शिफ्ट कर देंगे, Q1 Q2 को इधर ले आएंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगी, k का फॉर्मूला यहां से अगर आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। इससे आप इसकी यूनिट बना पाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट मैंने लिखी है यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर परमिटिविटी के बारे में कि ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी क्या होती है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, और परमिटिविटी का मीनिंग क्या है। तो परमिटिविटी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, और मीडियम का जो नेचर है वो डिसाइड होता है इस परमिटिविटी से, है ना। अब ये परमिटिविटी क्या होती है, तो परमिटिविटी का यहाँ पर मतलब है ना, इसकी डेफिनेशन जो बनेगी वो हम लोग यहाँ पर बाद में देखेंगे, है ना। इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग। वो रेशियो क्या होता है, किस चीज का रेशियो होता है, वो भी हम सीखेंगे आगे। रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह देखना है हमको, लेकिन पहले परमिटिविटी। तो परमिटिविटी जैसा कि नाम से दिख रहा है, कुछ परमिट करेगा, है ना, परमिशन देगा। अब यहाँ पे परमिशन से या परमिट करने से, इसके नाम से हमको ये लगता है कि ऐसा मीडियम जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी वो मीडियम ज्यादा फोर्स लगने देगा। दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो। ये मिसकॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए बच्चों को इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही होती है कि बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि परमिटिविटी मतलब परमिशन ज्यादा देगा, अलाउ ज्यादा करेगा, और ज्यादा अलाउ करेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे समझें कि अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है Q2, अगर इस Q1 की परमिटिविटी जो है वो, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी सपोज एप्सिलॉन 1 है, और कोई दूसरा मीडियम है, उस मीडियम में परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन 2 है ना। दोनों ही मीडियम में जो चार्जेस है वो सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो परमिटिविटी अगर अलग अलग है तो यहाँ का जो फोर्स है, अगर मैं बोलता हूं आपसे कि एप्सिलॉन 1 जो है वो एप्सिलॉन 2 से ज्यादा है, तो आपको ये लग रहा होगा कि फर्स्ट वाले मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा। और सेकंड मीडियम की परमिटिविटी कम है, तो जो F2 होगा, सेकंड मीडियम का जो फोर्स होगा वो कम होगा F1 से। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं होता है। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो फोर्स है वो परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखेंगे आप यहाँ पर, अगर मैं फोर्स की इस फॉर्मूले में k की वैल्यू पुट करता हूं, तो k की वैल्यू पुट करूंगा तो k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथ में क्या आने वाला है यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो फोर्स है वो इस एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये परमिटिविटी फ्री स्पेस की है। फ्री स्पेस क्या होता है, फ्री स्पेस बोल सकते हैं हम उसको, या फिर उसको वैक्यूम बोला जा सकता है, वैक्यूम, या फिर एयर बोला जा सकता है। एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी सेम नहीं होती है,
स्लाइटली डिफरेंट होगा, है ना। एयर की जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम से 1.00054 टाइम्स होती है। एयर की परमिटिविटी, है ना, वैक्यूम से कितना ज्यादा होगी एयर की परमिटिविटी, वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.00054 टाइम्स ग्रेटर होती है। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 1.00054 टाइम्स है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम एयर और वैक्यूम दोनों की परमिटिविटी को इक्वल मान लेते हैं। इसलिए यहां पर हम लोग इससे क्या बोल दिया जाता है, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल दिया जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एक ही बात यहाँ पे मान ली जाती है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो एयर या मीडियम वैक्यूम की परमिटिविटी है। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम होगा, तो सपोज अगर आपके पास कोई अनदर मीडियम है, एयर की प्लेस पर और कोई मीडियम है, तो वहां पर परमिटिविटी कितनी होगी, तो उस परमिटिविटी को सपोज अनदर मीडियम एयर को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम है, तो उसकी परमिटिविटी को अगर मैं एप्सिलॉन एम सपोज कर लेता हूं, तो यहाँ पर फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर एप्सिलॉन एम लिखा जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ना कि अगर मीडियम चेंज होगा तो परमिटिविटी भी चेंज होगी, परमिटिविटी चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगा। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, तो मीडियम पे डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। तो यहां पर इसको आपको और अच्छे से अगर समझना हो तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं आप यहाँ पर कि सपोज आपके पास में यहां पर ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर ये दोनों चार्ज एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं, तो एयर या वैक्यूम में रखे होने पर इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि एयर या वैक्यूम में जब ये रखे होते हैं तो एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, वो सबसे कम होती है ना, सबसे कम होती है, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, इसलिए फोर्स सबसे ज्यादा होता है ना। तो परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि फोर्स। तो यहां पे आप देखें कि फिर ये बार बार ये कंफ्यूजन होता है हमको कि परमिटिविटी हमको लगता है कि ज्यादा होगी तो ज्यादा परमिट करेगा, तो परमिट तो ज्यादा करता है, लेकिन वो किसको परमिट करता है, खुद की फील्ड को। जैसे ये बीच में जो मीडियम है, यहां पर जो मीडियम है, सपोज यहां पर कोई मीडियम, यहां वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, अगर वाटर की, क्योंकि हमें मालूम है सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, एयर या वैक्यूम की, इसलिए वो सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। वाटर की परमिटिविटी अगर आप देखेंगे तो वो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा होगा, और किसी मीडियम की परमिटिविटी देखेंगे तो हमेशा वो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा परमिटिविटी रखेंगे, इसलिए वो हमेशा एयर या वैक्यूम से कम फोर्स अप्लाई होने देंगे। अगर कोई, जैसे वाटर अगर आपने रखा है, तो वाटर में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एयर के कंपैरिजन में हमेशा कम होगा, क्योंकि उसकी परमिटिविटी हमेशा एयर से ज्यादा है। कोई दूसरा मीडियम लेंगे तो उस मीडियम में भी परमिटिविटी ज्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास ये दो चार्जेस रखे हुए हैं किसी भी मीडियम में, तो यहां से सपोज ये एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं, और यहां से इस तरीके से ये फोर्स लगा रहे हैं, सपोज कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सपोज अगर आपके पास ये दो चार्जेस हैं और ये दोनों चार्ज एक दूसरे को, सब है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब अगर मैंने यही मीडियम, ये अभी कहाँ रखे हुए थे, एयर या वैक्यूम में, अब अगर यही दो चार्ज मैंने दूसरे किसी मीडियम में रख दिए हैं, सपोज मैंने वाटर का, जैसे मैं आपको बता रहा था, वाटर में रख दिए हैं, तो क्या हो रहा है कि केवल यहाँ पर 2 लाइंस दिख रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जैसे यहाँ पर मैंने कितनी लाइंस बनाई हैं, यहाँ पर 5 लाइंस, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 5 लाइंस बनाई हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से मैंने 5 लाइंस बनाई है, मतलब फोर्स ज्यादा लग रहा होगा वहां पर। यहाँ पर जब वाटर में रखा दोनों चार्ज को, सेम डिस्टेंस, यहाँ पर भी r डिस्टेंस पर था, यहाँ पर भी दोनों चार्जेस r डिस्टेंस पर है, लेकिन अब क्या हो रहा है, लाइंस देखो डिक्रीज हो चुकी है। बाकी की जो 3 लाइंस हैं, है ना, जैसे यहाँ पर ये जो 2 लाइंस है, तो बाकी की 3 लाइंस कहाँ गए, तो बाकी की 3 लाइंस वाटर ने क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। मतलब वाटर ने ज्यादा परमिट किया है ना, एयर के कंपैरिजन में वाटर ने ज्यादा परमिट किया है कि जो चार्ज है वो
जो फोर्स है वो ये अब्जॉर्ब कर ले, तो ये ज्यादा परमिट कर रहा है। परमिट करने का मतलब है कि ये अपने अंदर ज्यादा रख रहा है, बाहर कम जाने दे रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको परमिटिविटी समझ में आ रही होगी। अभी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि परमिटिविटी का जो है ना वर्ड का जो मीनिंग है वो किस तरह से हमें कंफ्यूज करता है ना, लेकिन होता अपोजिट है। जो परमिटिविटी जिस मीडियम की ज्यादा होगी वो कम फोर्स लगने देगा, है ना, और ज्यादा से ज्यादा अलाउ करेगा अपने अंदर रखने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में। नेक्स्ट टर्म हमारा है रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। ये तो हो गया हमारा परमिटिविटी। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? तो यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसे हम लोग, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोगों ने ये देखा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एयर या वैक्यूम में जब दो चार्ज रखे होंगे तो उन पर लगने वाला फोर्स हमेशा ज्यादा होता है। बाकी जो भी मीडियम होंगे उनमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा, कम होगा, है ना, एयर के कंपैरिजन में। तो यहां पर हम लोग बार बार जो एप्सिलॉन है ना, जो परमिटिविटी है अलग अलग मीडियम की, वो याद रखने की बजाय हम वहां पर रिलेटिव परमिटिविटी याद रखते हैं, ताकि हमारे लिए वो इजी हो जाता है ना। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके आ जाने की वजह से हमें ये सारी वैल्यूज बार बार इस तरह से याद नहीं रखनी होती है ना। कैसे? आप यहाँ पर समझेंगे कि सपोज अगर आपके पास दोनों चार्ज एयर में रखे हैं, है ना, ये दोनों चार्ज हैं एयर में रखे हुए हैं, तो यहां पर जब ये एयर में रखे होंगे, परमिटिविटी को मैं क्या लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं। जब यही दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर, यहां भी आर डिस्टेंस पर थे, सेम डिस्टेंस पर ये दोनों चार्ज यहां रखे हुए हैं, कहां पर, किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो मीडियम की परमिटिविटी को मैं यहां पर एप्सिलॉन एम बोल रहा हूं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इन दोनों परमिटिविटीज को अगर मैं कंपेयर करता हूं, है ना, तो कंपेयर करने के बाद, कंपेयर किस तरह से करूंगा मैं, एप्सिलॉन एम जो होगा, इसकी जो मीडियम की जो परमिटिविटी होगी, उस मीडियम की परमिटिविटी को मुझे कंपेयर करना है किसके साथ, एयर की परमिटिविटी के साथ। तो एयर की परमिटिविटी से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, तो ये कंपैरिजन है एक तरह का। इस कंपैरिजन को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाएगा एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर क्या है यहाँ पर, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको रिलेटिव परमिटिविटी क्यों कह रहे हैं देखना, और मैंने एयर के साथ ही कंपेयर क्यों करना है उसे, तो वो देखेंगे। क्योंकि हमेशा मैंने आपको बताया कि एयर की परमिटिविटी सबसे कम है, वैक्यूम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी हम सेम ले लेते हैं क्योंकि दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर एयर की जो परमिटिविटी है वो मैक्सिमम है, बाकी सभी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी, एयर को छोड़ के जितने भी मीडियम है सबकी परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से हमेशा लेस होगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सबकी जो भी मीडियम होगा, कोई भी मीडियम हो, उसकी परमिटिविटी हमेशा एयर के परमिटिविटी से क्या होगी, कम होगी, है ना। एयर सॉरी क्या बोल एयर जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, हमेशा परमिटिविटी कोई भी मीडियम की अगर आप देखेंगे तो परमिटिविटी मीडियम की ज्यादा होगी, है ना, और एयर की परमिटिविटी हमेशा सबसे कम होती है। तो यहां पर इसलिए हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, एयर से कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है। कंपेयर करने के बाद ये रेशियो आता है, इस रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो आप देख सकते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, इसको ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। और अगर हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे तो इसको हम के भी लिख दिया जाएगा, है ना, कहीं कहीं पे हम इसको के भी लिख देते हैं, कैपिटल के, तो के भी लिख दिया जाता है। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, इट इज अ रेशियो, ये एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, परमिटिविटी, इट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसके साथ लेना है इस रेशियो को, नीचे क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी
इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, हमेशा ज्यादा होगी। मीडियम की परमिटिविटी हमेशा एयर से ज्यादा होगी। तो इस रेशियो से आपको ये पता चलेगा कि मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो क्यों हमारे लिए है ना जरूरी है, ताकि हमको ये पता चल सके कि अगर मीडियम की परमिटिविटी एयर से, सपोज मैंने लिख दिया कहीं पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने लिख दी कहीं पे 5, इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम की परमिटिविटी को जब आप एयर की परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब जब ये आंसर 5 आ रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा है। तो इसको ही अगर हम फोर्स के हिसाब से देखें तो मैंने अभी आपको बताया था जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है वहां पर फोर्स कम लग रहा होगा। तो अगर मीडियम की परमिटिविटी एयर से 5 टाइम्स ज्यादा है तो मीडियम में लगने वाला जो फोर्स होगा वो एयर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स कम होगा, है ना, समझ में आ रहा है। अगर मीडियम की परमिटिविटी एयर से 5 टाइम्स ज्यादा है तो मीडियम में जो फोर्स लग रहा होगा दो चार्जेस के बीच में वो एयर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स कम लग रहा होगा, 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था रिलेटिव परमिटिविटी का। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी को मैं आपको फोर्स के हिसाब से मैंने बताया कि अगर है ना मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है तो फोर्स भी कम होता है। हम यहाँ पर फोर्स के रेशियो में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स के रेशियो में कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपके सामने। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एयर में जब रखा होगा दो चार्ज तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो लिख देता हूं मैं उसको एफ एयर। एफ एयर कितना होगा, एयर में जब रखा होगा एफ एयर कितना होगा 1/4 पाई, और यहाँ पे जो परमिटिविटी होगी एयर में रखा है ना तो परमिटिविटी क्या लिखूंगा मैं, एयर के लिए क्या लिखी जाती है एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, है ना, पहला चार्ज Q1 सेकेंड Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ऐसे ही जब दोनों चार्जेस को आप मीडियम में रखोगे तो परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी हो जाएगी एप्सिलॉन M, और फोर्स कितना होगा F मीडियम। तो फोर्स कितना लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू, जब आप इनको सॉल्व करेंगे है ना डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन M, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पर आ रहा होगा एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट को देखो हम क्या लिखते हैं, इसको इसी को तो हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो इसी को आगे चल के एप्सिलॉन R फॉर रिलेटिव एप्सिलॉन R लिखा जा सकता है। तो एप्सिलॉन R यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है F एयर अपॉन F मीडियम के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी को आप यहाँ पर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू फोर्स इन मीडियम। और रिलेटिव परमिटिविटी अगर ज्यादा होती है ना तो यहाँ पर जो फोर्स है एयर में वो हमेशा ज्यादा होगा और जो मीडियम में जो फोर्स है वो हमेशा कम होगा। इसलिए जो एप्सिलॉन R आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया परमिटिविटी के बारे में। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला देख लिया, परमिटिविटी के बारे में हमने सीख लिया, रिलेटिव परमिटिविटी को हमने डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर इसकी यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी यूनिट को डिस्कस करते हैं तो देखो यहाँ पर यूनिट क्या होने वाली है, यहाँ पर इसकी परमिटिविटी की जो यूनिट होगी, इसको लिखने से पहले इसको पूरा रब कर देता हूं मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो अब यहां पर हम लोग देखने वाले हैं परमिटिविटी का यूनिट। तो के की जो वैल्यू है हमारे पास, के आ रहा था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए है ना। इसी को हम लोग, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, ये
परमिटिविटी ऑफ टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको आगे चल के आप 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो इतनी है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में कूलम्ब्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ से। अब यहां पर हम लोगों को डिफाइन करना है यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये और देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। यूनिट ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है हमारे पास में कूलम, है ना। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम। मतलब हमको डिफाइन किससे करना है, 1 कूलम को हमें डिफाइन करना है। 1 कूलम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूं, सपोज कि दोनों जो चार्ज हैं, है ना, वो दोनों चार्ज इक्वल है। Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और ये दोनों चार्ज इक्वल है किसके, 1 कूलम के, है ना, या 1 कूलम के इक्वल हम जब लिखेंगे इसको। और साथ ही में ये जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो भी कितना है, 1 मीटर है। तो मैं ये सपोज कर रहा हूं यहाँ पर कि जो दोनों चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दीज टू चार्जेस आर इक्वल, है ना। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का डिस्टेंस है। कहाँ रखे हुए हैं ये, इन एयर। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये एयर में रखे हुए हैं। तो अगर ये एयर में रखे होंगे तो परमिटिविटी क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी। तब उस टाइम पर अगर ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू है हमारे पास में 9 × 10⁹। Q1 Q2 के प्लेस पर आप लिख देंगे 1 कूलम इंटू 1 कूलम, है ना, अपॉन में 1 का स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो फोर्स कितना आ रहा होगा उस टाइम आपके पास, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इससे आपको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पर चार्ज की यूनिट, कि चार्ज इफ 2 चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर और वैक्यूम एंड इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर, है ना। रिपेल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों चार्ज को लाइक चार्जेस ले रहा हूँ, एक जैसे चार्जेस मान रहा हूँ। इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर बाय 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स, देन द चार्जेस आर सेड टू बी 1 कूलम। तो अभी हम लोगों ने यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, है ना, वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हम यहाँ पर जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ हमको फोर्स के बारे में बताता है, फोर्स की वैल्यू हम लोगों को देता है। तो उसे हम लोग फिर यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। सपोज आपके पास में 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। अब अगर हम लोगों के पास में ये दोनों चार्ज अगर लाइक चार्ज हुए, है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। फर्स्ट वाला सेकंड वाले पर फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं F21, है ना। F21 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, F21 का मीनिंग है यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड। इसको हम लोग ना लास्ट से रीड करेंगे। फर्स्ट ने सेकंड पे जो फोर्स लगाया, फर्स्ट एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड। इसी टाइप से जो सेकंड वाला है वो भी फर्स्ट को रिपेल कर रहा होगा, वो इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। तो ये जो फोर्स होगा ये हो जाएगा हमारे पास में 12 F12। F12 का मीनिंग यहां पर होगा फोर्स ऑन सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय
सेकेंड ऑन फर्स्ट, है ना। तो ये हमारे पास में F12 और F21 फोर्स हो जाएंगे। अब अगर मुझे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है F21 की, तो F21 मेरे पास में हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि अगर ये दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं, इन एयर, है ना, दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, तो यहाँ पर क्या आएगा, F21 कितना आएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप F12 कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपके पास में इतना ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि चार्ज दोनों लिखे जाएंगे, है ना, चार्ज की वैल्यूज डिफरेंट नहीं होगी, डिस्टेंस भी दोनों का सेम ही रहेगा। डिफरेंस किस चीज में आएगा, तो डिफरेंस आएगा इनके डायरेक्शंस में। आप देख सकते हैं F21 का डायरेक्शन इधर है, F12 का डायरेक्शन इधर साइड पर है। तो वेक्टर फॉर्म जो होगा, वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को क्या करना होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेक्टर फॉर्म जब आप लिखेंगे तो आपको केवल इतना करना है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या दे रही होगी आपको, इसका मैग्नीट्यूड दे रही होगी, ये जो सब कुछ लिखा है। आगे आपको यहाँ पर डायरेक्शंस और लिखनी होगी, डायरेक्शन और लिखनी होगी। तो जो डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है ना। यूनिट वेक्टर जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सपोज अगर आपके पास में यहाँ पर ये F21 है, इस F21 को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे आप एक एरो पुट करेंगे, है ना, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा क्योंकि वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही अगर F12 को आपको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो F12 वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप इसमें यूनिट वेक्टर का यूज करना होगा आपको, तो यूनिट वेक्टर आप यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेता हूं R21, है ना, R21 मैंने एक यूनिट वेक्टर यहां पर ले लिया। तो यहां पर, या फिर इसको, है ना, बहुत सारी बुक्स में इसको R12 ले लेते हैं, 1 से 2 के साइड जा रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको R12, है ना, कैप ले लेते हैं। तो यहां पर F21 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R12 कैप। ठीक है, और इसी टाइप से F12 वेक्टर की जब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होगी तो इस डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं जो कि 2 से 1 की तरफ है, तो वो हो जाएगा R कैप 21, है ना। और यहां पर मैं यहां पर यूनिट वेक्टर लिख दूंगा R21 कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन। F21 का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, R12 कैप का जो डायरेक्शन होगा वही। ठीक है, तो R12 कैप। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर इन नोटेशंस को याद रखने में अगर दिक्कत आती है या आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो सबसे अच्छा ये रहेगा आपके लिए कि यहाँ अगर आपने 21 लिखा है तो यहाँ इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इसे आप 21 ले लें, है ना, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर F21 वेक्टर अगर आप लेते हैं तो इसको आप R21 ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, ताकि दोनों सिमिलर रहेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर R21 कैप की जगह पर R12 कैप लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या याद रखना होगा केवल आपको कि यहाँ जो लिखा है, यहाँ 21 लिखा है तो यहाँ पर भी 21 लिख लेते हैं, यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ पर भी 12 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में वेक्टर फॉर्म, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में आपको और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको डायरेक्शंस और ऐड कर लेनी होती है। डायरेक्शन ऐड करने के लिए क्या करना होगा, आपको यूनिट वेक्टर का यूज करना होगा। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। जो भी वेक्टर है, सपोज आपके पास एक वेक्टर है R, तो R वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, है ना, R वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन R। ठीक है, तो जहां पर भी ये R कैप लिखा हुआ है, R कैप को आप इस तरह से यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखते हैं, इक्वेशन सेकेंड जो है, इक्वेशन सेकेंड को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये मेरे पास में इक्वेशन सेकंड है, यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर एक इक्वेशन और बनाएंगे, और वो इक्वेशन क्या होगा, आप देख सकते हैं R21 कैप
और r12 कैप, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये राइट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है, तो दोनों का जब डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर जब भी दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि हमें मालूम है ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो r12 कैप और r12 कैप इक्वल होगा। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो किसी एक के आगे हम लोगों को माइनस साइन पुट करना होगा, तो यहां पर मैं r21 कैप के आगे माइनस साइन पुट कर रहा हूं। इस माइनस साइन का मीनिंग ये है ना, इसको इक्वेशन पहले थर्ड नाम दे देते हैं। इस माइनस साइन का मीनिंग ये है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन सेकंड की वैल्यू क्या है, F21 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड में यहां पर क्या लिखा हुआ है, R12 कैप। R12 कैप को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, माइनस R21 कैप लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये जो माइनस है, अगर मैं इस माइनस को उठा करके आगे लिख देता हूं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास F12 वेक्टर। अब ये जो F12 वेक्टर है, इस F12 वेक्टर में ये माइनस साइन लिखा रहने देते हैं। ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोगों को यहां पर मिल रही है, कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, F21 की इक्वल है। तो यहां से हम लोग इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, F21, माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फाइनली आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है। इस रिजल्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो F12 वेक्टर है और जो F21 वेक्टर है वो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो इससे पता ये चल रहा है कि ये फोर्स F12 वेक्टर और F21 वेक्टर बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्स मिल करके एक्शन और रिएक्शन फोर्स बना रहे हैं ना, न्यूटन के थर्ड लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, उसी टाइप से ये फोर्सेस भी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो वेक्टर फॉर्म होता है कूलम का, कूलम्स के लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है, उससे हमको यही पता चलता है, हम लोग का इसका जो इंपॉर्टेंस है इस वेक्टर फॉर्म का, पता क्या चल रहा है हम लोगों को कि बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना हो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, अगर मुझे इसे पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में लिखना हो तो मैं इसे कैसे लिख पाऊंगा, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर R21 लिखा है, अगर मुझे यहाँ पर R21 कैप की वैल्यू चाहिए हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू को। आगे अगर मुझे इसे पोजीशन वेक्टर में लिखना हो, अनदर एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं इसके, देखना। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म सिंपल फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है हमारे पास यूनिट वेक्टर का, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पर R21 कैप कैलकुलेट कर सकते हैं। R21 कैप कितना होगा, R वेक्टर है ना, यहाँ पर R21 वेक्टर लिख सकते हैं आप चाहें तो, और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे आप, R, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप लिखेंगे यहाँ पर R12 कैप, तो R12 कैप क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन में R। तो यहाँ पर F21 जो होगा, F21 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R21 कैप की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, R21 वेक्टर अपॉन R, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में ये हो जाएगा R का क्यूब, और साथ ही में यहाँ पे आ जाएगा R21 वेक्टर। तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर की वैल्यू, F21 वेक्टर की वैल्यू है आपके पास कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R21 वेक्टर। तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इस वैल्यू में ये वाला जो फॉर्म है वेक्टर फॉर्म ही है ये भी, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म कहाँ है, किसकी टर्म्स में है,
पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में, है ना। आर वेक्टर है, यहाँ पर आर कैप था, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ आर कैप था, आर कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर की टर्म्स में है, ठीक है। और ये जो है वो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में है, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में जब आप लिखते हैं तो अपॉन में आर क्यूब आ रहा होगा, और जब आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं तो अपॉन में आर स्क्वायर आ रहा होगा। सिमिलरली आप यहां पर F12 वेक्टर को भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप यहां पर F12 वेक्टर लिख सकते हैं। F12 वेक्टर कितना होगा, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और यहां हो जाएगा R12 वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास में कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको याद रखना है आर कैप का यूज करना होगा। आर कैप किस डायरेक्शन में लेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में, है ना, जैसा फोर्स है उसी टाइप का आप यूनिट वेक्टर ले लेंगे। पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना हो तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, अपॉन में आर का क्यूब आ जाएगा। आर क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, उस पोजीशन वेक्टर का। तो यहां तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कंप्लीट किया। अब हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। तो कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशंस हैं, वहीं पर ये फॉलो होता है ना, वहीं पर ये अप्लाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो हो जाता है इसका, है ना, कूलम्स लॉ के जो लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन होता है कि कूलम्स लॉ ना ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। तो जो कूलम्स लॉ है ये ओनली एप्लीकेबल है फॉर पॉइंट चार्जेस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कूलम्स लॉ लिमिटेशंस, है ना। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो हो जाएगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, तो ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, देखो अगर आपके पास में दो चार्जेस हैं, छोटे छोटे दो स्फीयर्स हैं, इन पर कोई चार्ज फैला हुआ है इस तरह से, और ये जो स्फीयर्स है बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, है ना, स्मॉल साइज के स्फीयर्स हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, या कोई बहुत छोटा सा एक पार्टिकल है उस पर चार्ज है। तो ये जो चार्ज होंगे, इन चार्जेस को आप पॉइंट साइज का बोलेंगे, है ना, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल साइज के हैं, ठीक है। तो ऐसा जो भी चार्जेस होंगे, है ना, जो चार्ज उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, डेफिनेशन अगर आप देखेंगे पॉइंट चार्ज की, तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन यहाँ पर, पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जिसके डायमेंशंस उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इनका साइज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा। सपोज आपके पास में ये दो चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस हैं, पास पास रखे हुए हैं, तो ये तो पॉइंट चार्जेस हो गए। लेकिन एक बड़ा सा चार्ज है, और वो बड़ा चार्ज भी आपके पास में पॉइंट चार्ज का काम कर सकता है ना। वो कब कर सकता है, जब ये पॉइंट चार्ज, जैसे ये बड़ा चार्ज है और ये एक और बड़ा चार्ज है, लेकिन अगर दोनों बड़े बड़े चार्ज बहुत दूर रखे हों, है ना, तो वो दूर रखे होने पर पॉइंट चार्ज की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में इतने दूरी से अगर आप इतने डिस्टेंस से अगर आप देखेंगे तो वो स्मॉल चार्जेस की तरह ही बिहेव करेंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट जो लिमिटेशन है कूलम्स लॉ का, वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सेकंड एप्लीकेशन, जो सेकंड लिमिटेशन है इसका, सेकंड लिमिटेशन क्या हो जाएगा कि जो कूलम्स लॉ है ना, इसका रेंज क्या होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात ये आती है कि जैसे डिस्टेंस जब ज्यादा होती है ना, अभी हम लोगों ने देखा था कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये तो समझ में आता है हमको कि डिस्टेंस ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल है? स्मॉल डिस्टेंसेस मतलब कौन सा डिस्टेंस? ऐसा कोई भी डिस्टेंस जब आर की वैल्यू, है ना, लेस देन होती है
10⁻⁻15 मीटर है। 10⁻⁻15 मीटर क्या है? ये होता है 10⁻⁻15 जो है ये होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ये। और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उससे छोटी डिस्टेंस अगर होती है ना, अगर कोई दो जैसे प्रोटॉन्स है ना, एक प्रोटॉन ये है एक प्रोटॉन ये है, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 से कम है, आर की जो वैल्यू है 10⁻⁻15 मीटर से कम है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स होगा कौन सा? न्यूक्लियस फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स होगा, क्योंकि ये साइज क्या है? न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियर के अंडर में आ जाएगा। तो इतने कम डिस्टेंसेस पर अगर चार्जेस होते हैं तो फिर वो न्यूक्लियर फोर्स वहां पर एक्ट होता है, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वहां पर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो मिनिमम है ना 10⁻⁻15 से कम नहीं होनी चाहिए डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, इतनी कम डिस्टेंस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लार्ज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻18 मीटर तक ये एप्लीकेबल होता है। 10⁻18 मीटर तक की रेंज में ये एप्लीकेबल होता है। तो आर की जो वैल्यू है ना, ये यहां तक हो सकती है मैक्सिमम, है ना, आर में भी इक्वल टू 10⁻18 मीटर। थर्ड जो लिमिटेशन है इसका कूलम्ब्स लॉ का, थर्ड लिमिटेशन क्या है? मूविंग चार्जेस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, है ना, या आप बोल सकते हैं उसको स्टैटिक चार्जेस। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में होते हैं, रेस्ट में अगर चार्जेस होते हैं तो ही ये एप्लीकेबल होता है कूलम्ब्स लॉ। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। रेस्ट में होने का मतलब है दोनों चार्ज रेस्ट में हो, या तो दोनों चार्ज रेस्ट में हो या फिर दोनों में से कोई एक चार्ज रेस्ट में हो। सपोज ये बोथ आर रेस्ट, बोथ आर इन रेस्ट, और एनी वन इन रेस्ट। अगर दोनों रेस्ट में होंगे तो भी एप्लीकेबल हो सकता है, और अगर दोनों में से कोई एक रेस्ट में होगा तब भी ये अप्लाई होता है, बट बोथ आर मूविंग देन इट विल नॉट अप्लाई। सो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आगे हम लोगों को देखना है, कंपेयर करना है किसको? ग्रेविटेशनल लॉ और कूलम्ब्स लॉ को, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ का एनालॉजी है, मतलब कि उससे रिलेटेड बनाया गया था, क्योंकि पहले ग्रेविटेशनल लॉ डिस्कवर किया जा चुका था। उसके बाद जब कूलम ने अपना लॉ डेराइव किया तो उसको बेस बनाया गया था। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल एंड कूलम्ब्स का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या कंपैरिजन हो सकते हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या है ना डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम करते हैं इनके बीच की सिमिलरिटीज को देखते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक होगा हमारा कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिमिलरिटीज की। सिमिलरिटीज, ठीक है। तो सिमिलरिटीज क्या है इनमें? मैंने आपको पहले एक पॉइंट बता चुका था मैं ऑलरेडी, कि दोनों ही फोर्स, भले ही वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इसको Fe लिख रहा हूं मैं, ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई फोर्स है ना डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसे लॉ को बोलते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों ही जो फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों ही फोर्स स्क्वायर को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड, दोनों जो फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो मासेस के बीच में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कहाँ है? दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस,
दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगता है, तो दिस वन इज ऑल्सो, इट विल ऑल्सो एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, है ना, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। ऐसे फोर्स जो होते हैं जो दोनों मासेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन या चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो दोनों ही फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, दोनों ही फोर्स सेंट्रल होते हैं। बोथ आर सेंट्रल इन नेचर। दोनों का नेचर क्या है, सेंट्रल होते हैं दोनों ही, है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं, बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड सिमिलरिटी अगर हम डिस्कस करते हैं, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग होता है कि दोनों ही फोर्स में जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग होता है कि जो वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, है ना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इसके भी इनकी बीच की सिमिलरिटीज है ना। इसके बाद अगर बात की जाए डिसिमिलरिटीज की, है ना, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं अगर उनको डिस्कस किया जाए तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो दोनों फोर्सेस में जो डिसिमिलरिटीज हैं वो ये है कि बोथ फोर्सेस में से अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे कमजोर फोर्स होता है, सबसे कम वैल्यू होती है इसकी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 40 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ना। इट इज 10 to the power 40 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना, एग्जैक्टली 10 to the power 40 नहीं होगा, कहीं पर 10 to the power 39 भी होगा, कहीं पर 10 to the power 42 होगा, कहीं पर 10 to the power 41 होगा, है ना। डिपेंड करेगा कि वो मासेस कौन से हैं या चार्जेस कौन से हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो दो मासेस के बीच में लगता है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू मासेस, है ना। दोनों मासेस के बीच में जो मीडियम है वो कुछ भी हो, कोई भी मीडियम हो, सेम फोर्स लगता है। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, तो मीडियम के नेचर पर ये डिपेंड करता है। तो ये है इनके बीच की डिसिमिलरिटीज, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, ये कंपैरिजन था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में कंपैरिजन था। अब इसके बाद हम लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है ये हम लोगों को लास्ट में ये टॉपिक डिस्कस करना है इसमें। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये टॉपिक के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, और जो चार्जेस का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना, इन सभी के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, अभी तक हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है। तो आगे आने वाले जो वीडियो होगा
आगे आने वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें सभी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स में इंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो जो होगा वो न्यूमेरिकल्स पे होगा, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अगर आपके पास में एक से ज्यादा चार्ज है ना, सपोज आपके पास में यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ पर है Q2, एक चार्ज है Q3, है ना, Q4, Qn, सपोज इस तरह से आपके पास n चार्जेस हैं। और ये सभी n चार्जेस जो हैं वो, ये जो थर्ड वाला चार्ज है ये फर्स्ट वाले चार्ज पर Q1 पर फोर्स लगाएगा, सेकंड भी इस Q1 पे फोर्स लगाएगा, थर्ड इस पे फोर्स लगाएगा, nth वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, सभी चार्जेस इस पे फोर्स लगाएंगे, ये भी सभी चार्जेस पर फोर्स लगाएगा। मींस यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ चार्ज है, ग्रुप ऑफ चार्ज है या फिर मल्टीपल चार्ज है। तो जब भी मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमारे पास में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो हो जाएगा हमारे पास में सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। सम कैसे करना है हम लोगों को, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मीनिंग होता है डायरेक्शन को देखते हुए, डायरेक्शन है ना के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर सम करना होता है। वेक्टर सम हम लोगों ने लास्ट टाइम 11th में आपने देखा है वेक्टर सम कैसे किया जाता है। वेक्टर्स को ऐड करना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर सम कैसा होगा, वेक्टर फोर्स होगा, वेक्टर सम होगा। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन एनी पर्टिकुलर चार्ज, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज ले लिया आपने, जैसे Q1 पे अगर मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, सपोज Q1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये Qn जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सभी चार्जेस की वजह से, जैसे ये जो Q3 है Q1 को अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना, Q2 जो है वो Q1 को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना, Q4 जो है वो Q1 को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, Qn जो है वो Q1 को इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर सपोज ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, Q1 और Q3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लेता हूँ मैं 1 3, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3। और जो 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस है उसको मैं 1 4 सपोज कर लेता हूँ। जो 1 2 के बीच में डिस्टेंस है उसको मैं R12 बोल देता हूँ। जो 1 और n के बीच में डिस्टेंस है वो सपोज R1n लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, पहले मुझे यहाँ पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, किस पर, नेट फोर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, या आप लिख देते हैं नेट फोर्स ऑन Q1 कितना होगा। तो Q1 पे जो नेट फोर्स होगा वो सेकंड की वजह से फर्स्ट पे जो लग रहा होगा, सेकंड की वजह से फर्स्ट पे कितना लग रहा होगा, F12। ऐसे ही थर्ड की वजह से जो फर्स्ट पे लग रहा होगा F13। ऐसे ही फोर्थ की वजह से जो फर्स्ट पे लग रहा होगा F14। ऐसे ही nth की वजह से जो फर्स्ट पे लग रहा होगा, है ना, इस तरह से सभी फोर्सेस आप कैलकुलेट कर लेंगे और इन सभी फोर्सेस को आपको सम कर लेना है। सम किस तरह का करना है आपको, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम है, सभी वेक्टर्स हैं ये, इन सबको आपको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद जो भी वैल्यू आपको मिल रही होगी वो नेट फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कभी भी अगर आप एक से ज्यादा चार्जेस आपके पास में है, ग्रुप ऑफ चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस है, तो उस टाइम पर फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उन सभी फोर्सेस को आप ऐड कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करता हूँ 1 और 2 के बीच में, तो फोर्स जो होगा 1 और 2 के बीच में वो हो जाएगा 1/4 है ना। कैलकुलेट कैसे करना है हमको, कूलम्ब्स लॉ से ही कैलकुलेट करना है। सपोज ये सभी एयर में रखे हुए हैं तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, है ना, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कैलकुलेट कर रहे हो आप। डिस्टेंस कितनी है, R12 का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी टाइप से, है ना, F13 की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो वो हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1
Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। ऐसे ही आपको आप कैलकुलेट कर लेंगे F1n की वैल्यू। F1n हो जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर। तो इस टाइप से आप सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करके इन सभी को आप ऐड करेंगे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज को मैं 1/4πε0 कॉमन है, तो 1/4πε0 कॉमन यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इनसाइड में हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर अप टू Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर। तो इसको आप आगे चल के आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/4πε0 समेशन के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं। Q1 को आप कॉमन ले लें तो समेशन में कितना हो जाएगा Q, है ना, आई लिख देता हूं मैं इसको Qi अपॉन में R1i का स्क्वायर। आई की वैल्यू आप देख सकते हैं, आई मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे Q2 Q3 Qn, तो आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। तो ये आपके पास में टोटल फोर्स आ जाएगा फर्स्ट वाले चार्ज पर, इसलिए मैंने इसको F1 लिखा है। तो ये मैंने यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि इंडिविजुअल फोर्सेस हम कैलकुलेट करके उनका वेक्टर सम कर लेते हैं तो हमें नेट फोर्स मिल जाता है। आपको एक चीज और याद रखनी है, लास्ट पॉइंट जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में याद रखना है, और वो ये है कि अगर आपके पास कभी भी दो चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है, सपोज आपने कैलकुलेट किया और फोर्स कितना आ रहा है, 5 न्यूटन आ रहा है। अब अगर आप एक थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज जो कि क्या है Q3, और उस थर्ड चार्ज को ला करके आप अगर यहाँ पर रख देते हैं तो इस थर्ड चार्ज के आ जाने की वजह से ये थर्ड चार्ज क्या करेगा, Q1 पे फोर्स लगाएगा, थर्ड चार्ज जो है Q2 पर भी फोर्स लगाएगा, लेकिन इस थर्ड चार्ज के आ जाने की वजह से इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था ये 5 न्यूटन चेंज नहीं होने वाला है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस फैक्ट पे डिपेंड करता है, इस फैक्ट पे बेस्ड होता है कि जो थर्ड चार्ज आ जाता है, अगर दो चार्ज ऑलरेडी वहां प्रेजेंट हैं और थर्ड चार्ज को जब आप ला करके वहां पुट करते हैं तो उस थर्ड चार्ज के आ जाने की वजह से जो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्जेस थे उनके बीच में जो फोर्स है वो अफेक्ट नहीं होगा। फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस विल नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, और वी कैन से इट विल नॉट अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, है ना। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आप याद रखना है आपको कि Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इन बाकी सभी चार्जेस के प्रेजेंट होने की वजह से चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस Q1 पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो थर्ड चार्ज के आ जाने की वजह से चेंज होगा, नेट फोर्स चेंज होगा, बट दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा, है ना, आज का वीडियो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस किया, परमिटिविटी को हमने डिस्कस किया, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हमने डिस्कस किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कंपेयर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं उन सभी टॉपिक्स पर बेस्ड सभी, है ना, टॉपिक पर बेस्ड सभी टाइप की, सभी वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी और, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, है ना। आज इस वीडियो में इतना ही, है ना। नेक्स्ट